गांव में एक फंक्शन होता है। जब एक बुजुर्ग महिला का देहांत होता है तो उसकी 13वीं पर उसके बच्चों ने एक बड़ा दिन किया था, जिस दिन में आसपास के गांव की कुछ महिलाएं आई थी जो खाना खा रही थी। और जब खाना खाने के बाद वो महिलाएं जा रही थी, तभी एक 7 साल का बच्चा आता है जिसका नाम होता है राहुल। और एक महीना महिला का पल्लू पकड़कर कहता है, कैसी हो भाग्यवान, ठीक हो, कैसा टाइम कट रहा है। जैसे ही वो ये बात कहता है, एक छोटा सा बच्चा, तभी वो महिला उसकी तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखती है और कहती है, अरे बेटा, तुम इतने छोटे बच्चे हो और ऐसे कैसे बोल रहे हो। तभी वो कहता है, ऐसा बोलने में क्या है, तुम तो मेरी पत्नी हो, तो तुमसे ऐसे बात करने में क्या परेशानी है। जैसे ही वो ये कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो उस महिला के साथ और जो महिलाएं आई थी, बुजुर्ग महिलाएं, वो हंसने लगती हैं। कहती हैं कि तुमने तो इतने छोटे बच्चे से शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति धनराज हूँ। जैसे ही वो धनराज का नाम लेता है, तो वो महिला उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगती है और बहुत ही असमंजस से उसे देखती है और कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ देती हूँ, यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है, तुम खो जाओगे। वो इन बातों को उससे कर ही रही थी, तभी उसकी मम्मी आती है और मम्मी कहती है कि बहन, माफ कर दो, मेरा बेटा ऐसी ही बातें करने लगता है जब से ये पैदा हुआ है। जब से इसने बोलना शुरू किया है, तब से ये ऐसी ही बातें कर, हो सके तो इसे माफ कर देना। इस बात को सुनकर वो चुप हो जाती है और वो महिला अपने बेटे को, राहुल को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन जो शब्द उस राहुल ने उससे कहे थे, वो शब्द उसे कचोटते रहते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी को, क्या है इस कहानी की सच्चाई। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़ना होगा। ये कहानी सत्यता पर आधारित है। जो भी हम नाम और जगह बताएंगे और जिस लड़के के बारे में हम कहेंगे, आप उससे आकर बात भी कर सकते हो। उस लड़के की अभी शादी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। हरियाणा के पलवल जिले में एक छोटा सा शहर लगता है होडल, और होडल में ही एक पट्टी होती है, गड़ी पट्टी गांव भी बोलते हैं उसे। और वहां पर ये बच्चा होता है जो 7 साल का अभी राहुल है। इसका पिछले जन्म का नाम होता है धनराज। अब ये उस वक्त तो उस महिला से बात कर अपनी माँ के साथ अपने घर चला गया था और अब वो अपने घर पर था। लेकिन वो जो महिला है, जो कि बांसवा गांव से थी, जो होडल से उस गड़ी पट्टी से थोड़ी ही दूरी पर है, वहीं की वो महिला थी। और वहां पर एक लड़की थी जो कि गड़ी पट्टी से थी, जिसकी शादी बांसवा में हुई थी। और वहीं पर वो उससे बात करती है और कहती है कि कल तो मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो मुझे अपनी पत्नी बता रहा था, जो मेरे पति का नाम लेकर बोल रहा था, क्या ये बात सच है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ताई जी, वो लड़का ऐसे ही बात करता है, तब से हुआ है और सभी लोग इसको जानते हैं। और क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, इसीलिए उसे वो उसके बताए एड्रेस पर नहीं लेकर जाते और उसे धमका देते हैं, कभी प्यार से तो कभी डांट से उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग महिला उस लड़की की बातों को सुनकर अब सहम सी जाती है और उसे अपने पति की बार बार याद आने लगती है। और जब उसे अपने पति की बार बार याद आती है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने पति का फोटो लेकर पहुंच जाती है, पूछते पाछते उसी घर में जहां पर वो लड़का राहुल रहा करता था। वो दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजे को खड़काती है, तो अंदर से राहुल ही दरवाजे को खोलता है और खोलते ही कहता है कि आ गई तुम। मुझे पूरा विश्वास था कि जो मैं तुमसे कह के आया हूं, तुम मुझे ढूंढती हुई जरूर आओगी। अब वो जाती है, उसे देखती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। अंदर से उसकी माँ भी आती है राहुल की और कहती है, बहन, तुमने इसकी बात को इतना सीरियस ले लिया, इतना ज्यादा गौर किया कि तुम यहाँ तक भी आ गई। तभी वो कहती है कि इसकी बात तो सीरियस लेने लायक ही थी, बहुत गौर करने लायक थी, क्योंकि जैसे इसने मुझसे बोला, जैसे इसने मुझसे बात की, मेरा पति धनराज मुझसे ऐसे ही बात किया करता था और इसकी शक्ल भी हूबहू मेरे पति के जैसी है। ये देखो, मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। और जब उसकी माँ और उसकी
पहले जन्म की पत्नी उस फोटो को देखती हैं और बार बार उस लड़के को देखती हैं तो शक्ल बिल्कुल हूबहू थी। बस दाढ़ी को अगर हटा दिया जाए तो सेम शक्ल उन दोनों की थी। कर वो दोनों बहुत हैरान हो जाती हैं। वो माँ भी अचंभे में हो जाती है और वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं मेरा बेटा इसके साथ न चला जाए, तो वो चुप हो जाती है। और जैसे वो महिला दूसरे गांव से आई थी, तभी उसकी माँ उसके लिए चाय पानी बनाने के लिए अंदर चली जाती है रसोई में। और अब वो महिला जो है वो राहुल से पूछने लगती है कि और क्या जानते हो तुम मेरे पति के बारे में? अगर तुम मेरे पति हो तो मुझे बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई? तभी वो बताता है कि बस इतनी सी बात। जब हमारे होडल शहर में हमारे अनाज का जो रेट है, क्योंकि उस समय हमारी फसल कटी थी, तो होडल शहर में रेट अच्छा नहीं दे रहे थे। हमें जब पता लगा था, लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा था कि रेट अच्छा मिल रहा है, तुम अपने अनाज को वहां बेच कर आओ। और तभी मैं ट्रैक्टर को लेकर गया था। मेरा दोस्त ट्रैक्टर चला रहा था और मैं बैठा हुआ था सीट पर। और हम जब पलवल के रास्ते में थे, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे दोस्त ने या किसी ने धक्का दिया है। और जैसे ही मैं ट्रैक्टर से नीचे गिरा, ट्रक पीछे से आ रहा था और उस ट्रक ने वो ट्रक मुझ पर चढ़ गया और उसी समय मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और मैं वहां अपने शरीर से निकलकर वहीं खड़ा हुआ था। और मैं बार बार उन लोगों को रोक रहा था कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूं। लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, बुरी तरह से फिसल गया था। तो वो सब लोग उठाकर मुझे पलवल के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में मुझे रखा जाता है और मेरा वहां पर चेकअप किया जाता है। और 3 दिन तक मेरी डेड बॉडी घर पर नहीं आती है। तुम लोग सब परेशान थे। और जब 3 दिन के बाद मेरी बॉडी घर पर आती है, तो मैं अपनी बॉडी के साथ आता हूँ। और जब हॉस्पिटल में मेरी बॉडी रही, तब भी मैं उसमें अंदर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा पाया। और मैं बस सबको देखता था। मेरी बॉडी एक तरफ पड़ी हुई थी और मैं भी अपनी बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये क्या हुआ। अब 3 दिन बाद जब मेरी डेड बॉडी घर पर आती है, तो तुम लोग उसे देखकर बहुत रोते हो, बहुत विलाप करते हो। और मैं तुम सबको बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पास भी कई बार आता, जब तुम पागलों जैसी हरकत कर रही थी, सदमे से बैठी हुई थी, चारों तरफ ऐसी निगाहों से देख रही थी कि कहीं से मैं अब आ जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही था। उसके बाद मैं माँ के पास भी गया। माँ प्रेमवती, मेरी माँ का नाम प्रेमवती था। और मैं उनसे कोशिश कर रहा था बोलने की, लेकिन वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रही थी। कर उसकी पत्नी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जो कि अब बुजुर्ग हो चुकी थी। और वो बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। और वो बताता है कि वहां पर मेरा भाई, मेरे पड़ोसी और मेरी बहनें बहुत जोर से विलाप कर रही थी, रो रही थी। मेरे बच्चे भी रो रहे थे। और उन सभी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कोई भी नहीं समझ पा रहा था। और जब मेरी बॉडी आंगन में फर्श पर तुम लोगों ने लिटा रखा था, तब भी मैंने कई बार कोशिश की थी उसके अंदर प्रवेश करने की, लेकिन मैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता हूँ। और इस चीज को देखकर मैं भी बहुत परेशान था। बस मैं बेबस लाचार तुम सब की तरफ देख रहा था। और जब लोगों ने मेरी अर्थी सजाई, मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी की, तो मैं सबको चीख चीख कर कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो जीवित हूँ। लेकिन कोई भी मेरी नहीं सुनता है। जब अंतिम संस्कार के लिए मेरी डेड बॉडी को उठाया गया अर्थी को ले जाने के लिए, तो तुम बहुत जोर से चीखी थी। मुझे ऐसा लगा था मैंने तुम्हें रोकने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मैं सुनाई नहीं दे रहा था। अब मैं अपनी डेड बॉडी के साथ शमशान घाट तक जाता हूँ और मैं अपनी डेड बॉडी पर ही बैठा हुआ था। बार बार उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसमें नहीं जा पा रहा था। उसके बाद उन लोगों ने मेरी चिता सजाकर मुझे अंतिम अग्नि दी, तब भी मैंने बहुत कोशिश की थी। और उसके बाद वो सब वहां से वापस आ गए और मैं वहीं पर अपनी उस जलती हुई शरीर को देख रहा था। उसके बाद मैं वापस आता हूँ, घर आकर देखता हूँ तो सब रो रहे हैं, परेशान हैं, सब शोक में बैठे हुए हैं। मैं सबसे कोशिश करता हूँ बोलने की, लेकिन नहीं बोल पाता हूँ, नहीं उनको मेरी आवाज सुनती है। फिर मुझे भूख भी लगती है, तो मैं देखता हूँ
रोटी रखी हुई थी, मैं उसे खाता हूँ, लेकिन वो रोटी वहीं पर रखी थी और मेरी भूख मिट जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खाना खा लिया है और लगभग 13 दिनों तक मैं वहीं आंगन के पेड़ पर बैठा रहा और तुम सबको देखता रहा जब तुम लोग विलाप कर रहे थे और जब तुम ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे। इन सब बातों को उसकी पत्नी सुनती है, तो उसकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। अंदर से उसकी माँ भी आती है, वो भी ये सब सुनकर रोने लगती है और चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया था, सब बहुत परेशान और चिंतित थे। और उस महिला के साथ जो थी, वो उसके साथ सभी कई गाँव वाले आए थे, वो भी देख रहे थे, वो भी सुन रहे थे, वो भी सवाल कर रहे थे कि तुम अगर ये सब सच है, तो तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे? अब तक कैसे नहीं आए? अब इतने दिनों बाद कैसे आए हो? अब तुम्हें कैसे सब कुछ याद आ रहा है? तो वो बताता है कि लगभग 12 सालों तक मैं प्रेत योनि में रहा और जब 13वीं मेरी हो गई थी, तो उसके बाद एक हवा का झोंका आया जो मुझे उड़ा ले गया और मैं जब उड़ता जा रहा था तभी मुझे 4 दोस्त मिलते हैं। वो मेरे ही जैसे थे, वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ और हम कभी कहीं चले जाते, तो कभी कहीं चले जाते। जो भी चीज़ हमें खाने के लिए चाहिए होती, उसे हम खा लिया करते, लेकिन वो चीज़ वहाँ से खत्म नहीं हुआ करती। ये सब वो बता रहा था। सभी गाँव वाले बड़े गौर से उस सब चीज़ को सुन रहे थे। अब वो कहता है कि पर चारों पाँचों दोस्त बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक अघोरी आता है और वो अघोरी हम सबको अपनी कैद में कर लेता है और अब वो हमसे लोगों के पास जाने के लिए कहता और उन्हें परेशान करने के लिए कहा करता। लेकिन मेरे दोस्त तो चले जाया करते, लेकिन मैं जिद पर जाया करता और वो मुझे भेजता भी, तो मैं जाता नहीं तो वो मुझ में मार भी लगाया करता। यही सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। उसके बाद एक दिन बहुत तेज़ी से हवा आई और पता नहीं, मुझे जब होश आया तो मैं मेरी माँ के गर्भ में था और मैं जब गर्भ में था तो मुझे महसूस होता था कि मैं पेट के अंदर हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई देता था और एक दिन मेरी माँ के पेट पर कुछ ऐसी भारी चीज़ गिरती है, जिससे मेरे कान के पीछे चोट लगी और वो निशान मेरे कान के पीछे आज भी है। वो सब उस कान के निशान को देखते हैं, तो सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो वाक़ई में सच बोल रहा है। तभी उसकी माँ भी कहती है कि हाँ, ये मुझसे बचपन से ही कहता है कि तुमने मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखा। जब मैं तुम्हारे पेट में था तो तुम मुझे चोट लगा देती थी, जिस वज़ह से मुझे काफ़ी दर्द हुआ था। लेकिन मैं इसकी सभी बातों को टाल दिया करती, मुझे डर लगता रहता कि मेरा बेटा कहीं चला ना जाए। इसी वज़ह से मैंने इसकी बातों को किसी को भी ज़्यादातर नहीं बताया, लेकिन अब ये जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, ये सभी से कहता है, तो ये सभी बातें सबके सामने आ गई हैं। ये सारी बातें सुनकर अब जो उसकी पत्नी थी, उसे विश्वास हो चला था, लेकिन फिर भी उसके सवाल थे। वो पूछती है, "अच्छा, तुम तो मेरे पति धनराज हो, तो तुम बताओ, हमारे कितने बच्चे थे?" तो वो कहता है, "बस इतनी सी बात, हमारे 5 बच्चे थे और छठा बच्चा तुम्हारे गर्भ में था, जिसका मुझे नहीं पता वो लड़का हुआ या लड़की। तुम बताओगी वो क्या हुआ था?" तभी वो बताती है, वो लड़की हुई थी और उसका नाम हमने आरजू रखा है, क्योंकि वो सबसे छोटी थी। तभी वो कहता है कि बच्चों की तो शादी भी हो चुकी होगी, क्योंकि उस समय को काफ़ी समय निकल गया है, क्योंकि जब वो उस जिस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस समय वो 35 वर्ष का था और अब उस समय को काफ़ी समय हो चुका था। तभी उसकी पत्नी पूछती है कि अच्छा, तो तुम बताओ तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है? तभी वो बताता, मेरे बड़े बेटे का नाम राजेंद्र था, उससे छोटी बेटी का नाम पिंकी था, उससे छोटी बेटी का नाम उषा था और उससे छोटी बेटी का नाम आशा और उससे छोटी बेटी का नाम राजवाला था। और छठी बेटी का नाम तुम आरजू बता रही हो, जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन वो तो अपने परिवार में खुश है ना? वो ऐसे पूछता है तो बताती है हाँ, वो सभी बहुत खुश हैं। और इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है और अब उसको पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि ये मेरा पति धनराज ही है। तभी राहुल कहता है कि और सब बात छोड़ो, क्या तुम्हें वो घड़ी याद है जब मेरी 13वीं पर तुम बैठी थी, तो तुम सबसे छुपके छुपा के यही सोचती रहती कि इसमें तुम कितने सुंदर लगा करते थे। तुम ऐसे लगते थे मानो कितने पढ़े लिखे इंसान हो। इस घड़ी को जब मैं पहनता था तो तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी। वो हाँ में सर हिलाती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो अपने आंसुओं को काबू नहीं कर पाती है।
सारा गांव ये मंजर देख रहा था, गड़ी पट्टी के लोग भी देख रहे थे, उधर बांसवा गांव के भी लोग देख रहे थे और सभी अब तक ये मान चुके थे कि वाकई में ये धनराज है जिसका दूसरा जन्म हुआ है और दूसरा जन्म इसके गांव से ही थोड़ी दूर गढ़ी पट्टी में हुआ है। ये कहानी थी एक राहुल नाम के बच्चे की जिसकी उम्र महज 7 साल थी, जिसने पूरे प्रमाण के साथ सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताई और ये साबित किया कि मेरा ये दूसरा जन्म है। और अब सभी लोगों को इस बात पर विश्वास है, ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप वहां पर जाकर देख भी सकते हो। इन कहानियों को लाने का हमारा बस एक ही उद्देश्य होता है कि जो हो चुका है समाज में उन्हीं से आपको रूबरू कराने का हमारा उद्देश्य होता है। कोई भी चीज हम मनगढ़ंत अपने चैनल पर नहीं डालते हैं। जितनी भी कहानियां, जितनी भी स्टोरी, जितनी भी न्यूज हमारे चैनल्स पर पड़ी हुई हैं वो सभी सत्यता पर आधारित है। कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसी कहानियां आपके सामने ला सकें, हो रही समाज की घटनाओं को आपके रूबरू ला सकें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।